नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सामाजिक संगठनों ने एचएयू कुलपति का फूंका पुतला। कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट ने। पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, अधिकारी की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष स्वरूप विभिन्न छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से रोष प्रदर्शन किया तथा एचएयू कुलपति का पुतला फूंककर रोष जताया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एचएयू छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा, इनसो पूर्व जिला अध्यक्ष एवं छात्र नेता सेठी धनाना व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रख रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कराना एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी कदम था। उन्होंने आरोप लगाया कि एचएयू छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है तथा इसीलिए इस प्रकार के दमनकारी कदम को उठाया गया, जबकि छात्र अपने भविष्य के लिए आवाज उठा रहे थे। प्रदर्शन के माध्यम से छात्र नेताओं ने मांग की कि लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो तथा उन्हें निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। लाठीचार्ज के पीड़ित छात्रों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए तथा विश्वविद्यालय में छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को सम्मान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी अधिकारियों और लाठीचार्ज के आदेश देने वालों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अन्य संगठनों को भी साथ लेकर आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाएंगे। सेठी धनाना छात्र नेता इनसो आज तमाम भिवानी के पूर्व छात्र नेता और फिलहाल में मौजूद छात्र नेता तमाम छात्र संगठनों से, एनएसयूआई से, इनसो से और सामाजिक छात्र संगठनों से सभी छात्र साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एचएयू में हमारे छात्र साथियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो प्रशासन ने उनके साथ गलत किया है, उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर आज वीसी कंबोज का पुतला फूंका गया है और हमारी मांगे हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार इस मामले में संज्ञान ले, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी अगुवाई करके छात्रों की आवाज को सुने और तुरंत प्रभाव से वीसी एचएयू कंबोज को निष्कासित करें और उनका इस्तीफा मंजूर दें। की बात मैं आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से एचएयू में हमारे छात्र साथी सत्र पर मौजूद हैं और बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत और एक साथ एकजुट तमाम छात्र संगठन उनके साथ खड़े हैं। और ये बात मैं हरियाणा सरकार के कानों तक भी बता दूं, कहीं हरियाणा सरकार के कानों में मैल जमा बैठा है, वो अपना मैल तुरंत प्रभाव से निकाल ले। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब बिहार में जेपी आंदोलन हुआ था तब भी किसी ने छात्रों की आवाज नहीं हुई थी। एक छात्र आंदोलन ने इस देश की सरकार को बदलने का काम किया था। ये बीजेपी सरकार ये अपना वहम निकाल दे कि आप छात्रों की आवाज को नहीं सुनोगे तो आप ऐसे ही कुर्सी पे बैठे रहोगे। इस कुर्सी से हम बैठाना भी जानते हैं और इस कुर्सी से हम खिसके नीचे बैठाना भी जानते हैं। जब युवा अंगड़ाई लेते हैं तो देश की व्यवस्था और सत्ता को बदलने का काम भी करते हैं। सिक्योरिटी पर कोई अधिकार नहीं है। हमने भी छात्र यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम हरियाणा भवन तक हमने सभी जगह प्रदर्शन किया है। पहले आरएसएस के वीसी गुर्गे होते थे, वो डर कर यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन में बुला लेते थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, वो कहीं हाथापाई नहीं कर सकते। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे, उन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे आरएसएस ने अपने, और वीसी आरएसएस का गुंडा है और ये सोचता हो कच्चा पहनकर इन बच्चों को डरा देगा, उनकी आवाज दबा देगा तो ये अपना वहम निकाल दे। इस कुर्सी पर आप पकड़ के नीचे घसीट कर उसको लेके आएंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये छात्र नेता हैं, ये सभी छात्र संगठनों से हैं, ना कि केवल इनसो से, एनएसयूआई से हैं, इनसो से हैं, एबीवीपी से भी हैं और ये हमारे भाई कांग्रेस के नेता हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। एक लोकतंत्र का नारा दिया जाता है, कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो छात्र जो एक लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ शुरुआत होती है किसी भी राजनीति की, किसी भी प्रशासन अधिकारी की, एक कहते पौध है वे, उन पे लाठीचार्ज करना, घायल करना, और जैसे कि भाई बता रहे थे कि अध्यापक ने भी वहाँ पे मारपीट की है, तो इससे शर्म की बात कोई नहीं है। बिल्कुल सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी हैं पुलिस वाले, कोई सिक्योरिटी गार्ड है,
वीसी है या कोई अध्यापक है, कड़ी से कड़ी सजा उनको देनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और छात्रों की देखिए, कभी भी हकों की लड़ाई के लिए वे प्रदर्शन करते हैं, उनको पता होता है कल को वो कुछ गलत करेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं होता जो बिना बात के कोई प्रदर्शन करेगा और करेगा। और कुलपति हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस अधिकारी, सबको सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी किसी न किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे और वे खुद भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे। तो उनको सोचना चाहिए कि ऐसी कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। उनके हकों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। बैठ के किसी, अगर उनको नापत्ति है तो बैठ के समझाएं, अपने बच्चों की तरह समझाना चाहिए। और ये जो एक जुल्म किया है, सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। भविष्य में ऐसी कोई भी अधिकारी हो, किसी भी संगठन का अधिकारी है, किसी भी यूनिवर्सिटी का अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस कंपनी को ही निष्कासित कर देना चाहिए कि उनको किसने हक दिया है कि सिक्योरिटी का मतलब है उनकी रक्षा करना, ना कि उनको भक्षण करना। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवाना चाहिए, जिससे सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, इसलिए किसानों को आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उत्तम किस्म के बीज बोने चाहिए और उन्हें बोते समय बीज उपचार भी करना चाहिए ताकि अधिक पैदावार मिले। कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने कहा कि किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करने पर ही सरकार की योजनाओं का फायदा दिया जाएगा, इसलिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सही समय पर पंजीकरण करवाना चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा भी करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संतुलित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसल की पैदावार भी अच्छी मिले और भूमि का उर्वरा भी बना रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के तहत किसान को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे फसलों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी अपनाएं, जिसमें पानी की भी बचत होगी और किसानों को पैदावार भी अच्छी मिलेगी। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। हम तो यही सलाह देंगे, खरीफ फसलों की बिजाई अब शुरू हो चुकी है और कपास में की बिजाई अभी खत्म हो चुकी है। और मैं तो ये कहूँगा, जो किसान भाई खरीफ फसलों की बिजाई करना चाहते हैं तुरंत बिजाई कर दें। अब बहुत अच्छा समय है और बारिश भी हो चुकी है। फसल बीमा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खरीफ फसलों के फसल बीमा करवाना चाहते हैं उनकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है और 31 जुलाई से एक हफ्ता पहले मैं तो कहूँगा किसान भाई तुरंत बैंक में संपर्क करें या CHC के माध्यम से अपना इंश्योरेंस करवाएं। कोई भी फसल हो, मान लो आप बात कर रहे हो कपास की, कपास में पीछे पिंक बोलवर्म भी आया, काफ़ी समस्याएं भी आई और आपका ये कहना है कि जब भी कोई इंसेक्ट पेस्ट की समस्या आती है तो सबसे पहले वो कपास फसल के अंदर आती है। लेकिन कई बार किसान भाई अपनी सूझबूझ से उस समस्या से निजात पा सकते हैं। उसके अंदर हमने बार बार एडवाइजरी किसान भाइयों के लिए जारी करते हैं और जो भी किसान भाई HO की एडवाइजरी को, डिपार्टमेंट के जो अपने कृषि विकास अधिकारियों की सलाह को मानते हैं तो फसल अच्छी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जिसका कई बार हम भी सब मिलके भी उसका समाधान नहीं कर पाते, तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान भाई अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हमने ये जो 15 दिन लग प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम में कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और जो भी इससे अलाइड फील्ड थे या जो भी अधिकारी थे, उसमें फसल बीमा के जिस तरह आप देख रहे थे वो भी अधिकारी थे, उन सभी को मिलजुल के और एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम चलाया। वो प्रोग्राम 29 तारीख से शुरू हुआ और अब 12 तारीख को समाप्त हुआ है। उसमें डेली किसानों का काफ़ी रुझान था, कहीं 100 फार्मर, कहीं 500 फार्मर, और वहाँ पंचायतों का भी काफ़ी हमें सहयोग रहा, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। और मैं ये सोचता हूँ किसान भाइयों को, जब सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक प्लेटफार्म पर जाकर किसान भाइयों को सलाह देते हैं तो किसान भाई उसको मानते हैं और उस चीज़ का किसान भाइयों को भी जरूर फायदा होगा।
लक्ष्मी नगर, आनंद नगर, देवनगर, बीसी वाली जोहड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में पानी की गंभीर किल्लत के चलते मिनी बाईपास स्थित लक्ष्मी नगर बूस्टर पर महिलाओं व लोगों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और समय रहते समाधान नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में 4-4 दिन पानी न आना यह विभागीय लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बूस्टर से संबंधित अधिकारियों पर ड्यूटी पर लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी, बलबीर जांगड़ा, सुमेर कोच, राजू शर्मा, राजकुमार सैनी, राम सिंह यादव, राजेंद्र गरेवाल ने कहा कि पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को सड़क पर आना पड़े, यह बेहद शर्मनाक है। अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। कहा कि जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। अब बात प्रदर्शन से आगे जन संघर्ष की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि पानी की आपूर्ति के लिए एक स्थायी समाधान लाए, वरना जनता मजबूर होकर सड़कों पर उतरेगी। महिलाओं ने विभागीय उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा, जनता को पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तड़पाना अमानवीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी फोन तक ना उठाएं तो जनता को अपनी समस्याएं कहां रखनी चाहिए। यह सिस्टम फेल हो चुका है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पानी की अनुपलब्धता के कारण घरेलू जीवन में आ रही परेशानियों को खुलकर रखा। उन्होंने कहा कि घरों में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सब परेशान हैं, लेकिन प्रशासन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पानी के टैंकर तक नहीं भेजे जाते, यह गंभीर लापरवाही है। सुमेर सिंह यादव, एथलेटिक्स कोच, लक्ष्मी नगर कॉलोनी। हमारे मोहल्ले के अंदर हमने कई बार बोल भी दिया इनको भी, भाई सुबह के टाइम पानी आ जाए। अभी चौथा दिन, कभी 5वां दिन में पानी आता है, और अभी बोलते हैं रोहतक गेट पे पॉइंट लग रहा है, उसको मशीन लगी है, वो उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, और चौथा दिन हमारे को पानी नहीं मिला। पानी की बड़ी समस्या है। और कर्मचारियों को बोलते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे बस की बात नहीं है। हमने खुद ऐसी साहब ने तो बोला था एक बार कि साहब ऐसी बात है, कोई बात मेरे को बता दिया। या समरसीबल भी है, हमने ये कहा अगर इसमें पानी नहीं है टैंक में, समरसीबल चला दो, 8 घंटा चला दो, कुछ तो पानी का सारा मिले नहीं। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी टाइम जब हमारा नंबर आता है लक्ष्मी नगर सबसे बाद में, उस टाइम कभी तो बोलते हैं हमारी बिजली चली, कभी बोलते हैं पानी खत्म हो गया, मोटर नहीं खाती। हाँ जी, अभी तो बोलते हैं पानी टैंक में है नहीं, और पानी टैंक में नहीं था हमारा, समरसीबल से पानी दे दो, जो कि यहाँ समरसीबल लगा हुआ है, उससे पानी दे दो। कम से कम आधा घंटा था, कभी तो 1-1, 1.5 घंटा पानी चला देते हैं। मेरा नाम सुशीला है, मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ, शंकरनाथ के मंदिर के पास। 4-4, 5-5 दिन हो जाए पानी आए, पानी नहीं आता। पानी की परेशानी, पूरी गर्मी होगी, पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। हमारे घर काफी हैं, 3-4 गली हैं, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कर्मचारी कह रहे हैं कि पानी नहीं है, मैं कहाँ से छोड़ूं, और वो बात नहीं कर रहे। उनसे बात करने के लिए क्या आज यही से उनसे फोन पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हमें डाना रोड पे जो लक्ष्मी नगर बूस्टर है, उसमें लक्ष्मी नगर और आनंद नगर, बीसी वाली जोड़ी और देवनगर के लोग इकट्ठा हुए। हमारी मुख्य समस्या है कि हमारे जो इलाके में पानी नहीं आता, और ना ही कोई छोड़ने का रोस्टर है। तो 3 दिन या 4 दिन बाद के बाद भी पानी नहीं आता, और मैं इसके लिए मुख्य रूप से जो यहाँ के कर्मचारी हैं और यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो मुख्य रूप से दोषी हैं। आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक कर्मचारी था विकास नाम का, उसने हमारे साथ बदतमीजी भी की है। हमने उनको कहा कि आप जेई से बात करें, एसडीओ से बात करें, तो उसने कोई भी बात नहीं की है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी इन जन समस्याओं को सुनते हुए पानी को छोड़ा जाए। और हम सरकार से और प्रशासन से एक मांग भी करते हैं, अगर आज शाम तक पानी नहीं आया तो उसके बाद हम दूसरा प्लान करके एक मोर्चा संभालेंगे, और जो यहाँ के जो ये कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, इनकी बदली करी जाए और इनको सस्पेंड भी किया जाए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और विधायक जी और सांसद इन सबके पास लेटर भी लिखूंगा। तो मेरी तमाम जो हमारे अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि जो हमारी समस्या है उसका निदान जल्द से जल्द किया जाए। ये लगभग हमारे 3000 लोग के लगभग हैं जो प्रभावित है, और मुख्य रूप से इसका मेन कारण क्या कि यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं, और गरीब लोगों के बसने के कारण ही यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी सुस्त हैं, और जेई किसी का फोन नहीं उठाता, न एसडीओ फोन उठाता। इस बारे में जो डीसी साहब का कैंपस है वहाँ पे मैंने शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्य नहीं करता। यहाँ का भिवानी शहर का जो प्रशासन है वो सुस्त है, वो सोया हुआ है। बदलते हुए मौसम ने जहां तापमान 44 से 45 डिग्री बना हुआ था, वहीं आंधी व छिटपुट बरसात ने प्रदेश में तापमान को 40 डिग्री तक ला दिया है।
अगले 3 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने के साथ ही 19 जून के बाद मानसून की बरसात होने की बात मौसम वैज्ञानिकों ने कही है। मानसून अब की बार एक सप्ताह पहले आएगा तथा अच्छी बरसात की उम्मीद मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम परिवर्तनशील रहेगा। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि कभी धूप, कभी बादलवाई तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ प्री मानसून की बरसात हो सकती है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तनशील मौसम ने तापमान में कमी लाने का कार्य किया है। 3 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है तथा गर्मी से कुछ राहत मिली है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिवर्तनशील मौसम में बागवानी व नर्सरी के पौधों की शाम के समय सिंचाई करें। भिवानी की भूमि रेतीली है, यहाँ पर नमी की जो कमी हुई थी वह पूरी हो रही है। कपास की निराई व गुड़ाई का कार्य किसान कर सकते हैं। 19 से 20 जून के बाद मानसून की बरसात क्षेत्र में होने की संभावना भी जताई है। जो पिछली बार हमने 2 दिन पहले हमने बताया था कि तापमान में हल्की गिरावट होगी, उसी के अनुरूप मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बादलवाई भी हो रही है, टेम्परेचर हल्की बरसात भी हुई है आसपास, उसकी वजह से जो टेम्परेचर 44-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था वो घट करके 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। आज भी आप देख रहे हो कि बादलवाई और हवाएं देखने को मिल रही है। तो आने वाले अगले 3 से 4 दिन के दौरान जो है वो गस्टी विंड्स यानी धूल भरी आंधी जो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, उसके साथ बादलवाई और हल्की छिटपुट बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। जैसे मैंने आज बताया, आज 16 तारीख में जो बादलवाई दिखाई दे रही है, आगे 2-3 दिन ये बादलवाई रहेगी, लेकिन 19 तारीख के बाद जो है वो मानसून की एंट्री होने की संभावना है और मानसून से पूर्व की बरसात भी हो सकती है। तो उसके चलते जो है मानसून भी अब की बार एक सप्ताह पहले आने की संभावना बन रही है। तो अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा, धूल भरी आंधी के साथ छिटपुट बूंदाबांदी, गरज चमक हो सकती है, जिससे कि तापमान में गिरावट बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बारिश की संभावना बन रही है। तो कपास की फसल की बात करें, जब टेम्परेचर पीछे हाई हो गया था उस टाइम थोड़ा सा था कि जिन्होंने किसान भाइयों ने रेतीली भूमि पे कपास लगा रखी है, टिब्बे वाली जो धरती है उस पे जो है उसमें मॉइस्चर कम रहती है। मॉइस्चर नमी की कमी की वजह से पौधे जो है फसल मुरझाने लग गई थी, लेकिन अभी टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। निराई गुड़ाई अगर घास खरपतवार है तो निराई गुड़ाई जो है वो अवश्य करें। और इसके साथ साथ जो बागवानी फसल है या छोटे नर्सरी के पौधे हैं उनको जो है वो सिंचाई देते रहें समय समय पर, और सिंचाई जो है वो शाम के समय करें। जैसे अभी तापमान जो है वो जब 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर था तो उस समय रेड अलर्ट था अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। और अब चलते चलते जलवायु परिवर्तन से जुड़े अनेक अध्ययनों के बीच न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के शोध में बदलाव के बारे में आई विस्तृत जानकारी हैरान परेशान करने वाली है, जो विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुई है। अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों के कारण ऋतु चक्र तेजी से बदल रहे हैं, जिनका असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और इंसानों की जिंदगी पर पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी और बारिश हर मौसम की अपनी खास भूमिका होती है, लेकिन अब ये समय पर नहीं आ रहे। जलवायु परिवर्तन के कारण वसंत 15 दिन पहले आ रहा है तो पतझड़ 15 दिन देर से शुरू हो रहा है। इसके कारण पौधों के बढ़ने की अवधि 50 वर्षों में लगभग 1 महीना बढ़ी है। गर्मी के दिनों में औसतन 5-10 दिन की वृद्धि हुई है तो सर्दी की अवधि घटी है। बर्फबारी कम हो रही है और बर्फ जल्दी पिघलने लगी है। मानसून अनिश्चित हुआ है, यानी कभी बहुत तेज बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ता है। प्रवासी पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों के जीवन चक्र में भी बदलाव आया है। जहां तक मानव स्वास्थ्य का सवाल है तो गर्मियों की अवधि लंबी और तीव्रता ज्यादा होने से गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में फसलों की बुवाई और कटाई के समय में बदलाव के कारण उपज में गिरावट आई है। सिंचाई समय पर ना हो रही है और कीटों के प्रकोप का खतरा बढ़ा है। गर्म ऋतु के लंबे होने से जंगल में आग लगने की घटनाएं और तीव्रता बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन से महासागरों के अंदर रोशनी घटी, जबकि समुद्री खाद्य श्रृंखला तथा ऑक्सीजन उत्पादन के लिए रोशनी जरूरी है। इससे बचने के लिए जीवन पद्धति में बदलाव के साथ साथ वैश्विक नीतियों में भी बड़ा बदलाव जरूरी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सामाजिक संगठनों ने एचयू कुलपति का फूंका पुतला।
कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार की अच्छी संभावनाएं, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट ने। पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन, अधिकारी की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।